हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गाउस का नियम और उसकी जो परिभाषा, कथन और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा की थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे गाउस के नियम का प्रमाण, यानी कि सिद्ध करेंगे गाउस का जो नियम आया था फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस का नियम तो यही कथन था उसका, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी बंद सतह पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स का मान उस पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग और विद्युतशीलता का व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि सिग्मा क्यू का मल्टीप्लाई 1/एप्सिलॉन नॉट से वो विद्युत फ्लक्स के मान के बराबर होता है। अब ये वाला फॉर्मूला हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं इसको, या प्रमाण भी कह सकते हैं। ठीक है, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति या प्रमाण या प्रमाण, यानी कि प्रूफ है कि ये कैसे आया। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हमने आपको कूलाम के नियम से, कूलाम का जो नियम था वो क्या था, विद्युत बल को प्रकट करता था। विद्युत बल यानी कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल और जो प्रतिकर्षण बल था तो वो दोनों ही किसके कारण थे, यानी कि क्यू व बिंदु आवेशों के कारण था। जैसे मान लीजिए एक बिंदु आवेश यहाँ पे है, दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पे है, उनके मध्य r दूरी थी, ठीक है, r डिस्टेंस थी। तो F क्या होता था, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आया था। अगले स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q1 Q2 R स्क्वायर आया था। केवल परिमाण की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं दिशा लिखूंगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसका दिशा आ जाएगी। ठीक है, ये तो क्या था, परिमाण। उसके बाद क्या था, विद्युत क्षेत्र। उसके बाद क्या था, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके अंदर ये सबसे पहले, जैसे ये परीक्षण आवेश था, Q2 क्या था, परीक्षण आवेश। तो F बटा यहाँ पे क्या था, यहाँ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको तो Q1 की जगह Q था और Q2 के स्थान पे क्या था, Q नॉट। Q1 के स्थान पे तो क्या था, Q, और Q2 के स्थान पे क्या था, Q नॉट था। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था कि F वेक्टर अपॉन Q नॉट, यानी कि Q नॉट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी, उसके इकाई आवेश पर लगने वाला विद्युत बल के बराबर होता है। तो ये E वेक्टर के बराबर था, तो इसके अंदर Q नॉट का भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर, और ये आ जाएगा R कैप के बराबर। समझ में आया। तो अब अल्पांश के लिए बात करें, ये तो क्या कुल के लिए बात थी। अल्पांश के लिए बात करें तो अल्पांश में क्या होगा, ये ऐसे देख लीजिए, अल्पांश के लिए डीई वेक्टर था, डीई वेक्टर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां हो जाएगा dq, क्यू के स्थान पे क्या हो जाएगा, dq, और अपॉन R स्क्वायर, R कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, समीकरण 1 है। समीकरण 1 है अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र को एक निश्चित सेक्शन के लिए डीई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन R स्क्वायर, और साथ में R कैप। R कैप क्या है, ये दिशा बतलाता है। R कैप क्या होता है, दिशा बतलाता है। तो इस तरीके से यहां पे हम इसका मान रखेंगे। अब देखो, क्योंकि ये E की मान है, ये D का मान है, परिमाण अगर ज्ञात करना है तो E का और DE का, तो ये R कैप हटा देंगे, केवल परिमाण आ जाएगा। अभी सदिश रूप में लिखा है जिसमें दिशा शामिल की गई है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो कितना होता है, गाउस के नियम से पहले, गाउस का नियम तो लागू नहीं कर रहे, वो तो लाना ही है हमें। तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, E डॉट ds, और यहाँ पे इंटीग्रेशन, और ये बंद सतह के लिए था। अब E वेक्टर की अगर आवश्यकता है तो ये ले लेंगे, D की आवश्यकता है तो ये ले लेंगे। ठीक है, तो E ds क्या होगा, ये आ जाएगा E ds cos थीटा, क्या आ जाएगा,
ई डी एस कोस थीटा। ई क्या है? परिमाण। ई का क्या है? परिमाण। तो अब ये देखिए, जब ई का सदिश रूप ये है तो हम समीकरण एक क्या है, अब ई की परिमाण निकाल लेंगे। तो ये क्या है? ई का परिमाण यानी कि मोड ऑफ ई, वो क्या होगा? ई, और केवल परिमाण की बात कर रहा है तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया। इस तरीके से ये आ गया ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, ई डी एस कोस थीटा क्या होगा? जैसे मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो ये तो क्या है? बिंदु गुणनफल, और बिंदु गुणन यानी सदिश रूप अदिश गुणनफल। तो अदिश संख्या आगे डॉट प्रोडक्ट से क्या होता है? अदिश संख्या, और सदिश अगर क्रॉस प्रोडक्ट से सदिश गुणनफल से हमें सदिश संख्या प्राप्त होती है। तो यह था ए बी कोस थीटा। ए वेक्टर का परिमाण ए है, बी वेक्टर का परिमाण बी है। तो इसी तरीके से इसका परिमाण ये होगा, इसका परिमाण ये हो गया। अब विद्युत जो क्षेत्र की जो फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, तो ई का जो मान रखें तो समीकरण 1 से ई का मान रख दीजिए। ई का मान समीकरण 1 में क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई का मान क्या है समीकरण 1 में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो केवल ई का मान है समीकरण 1 से। ई आगे क्या है? आगे ds है और कोस थीटा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो फाई ई का जो मान आया, इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या क्या है? देखो ये आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। और ये रहेगा ds अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। ये समीकरण 2 है। ये क्या है? समीकरण 2। तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। तो इस वाले पार्ट को मिटा रहे हैं हम, देखिए क्या होगा। अब आपको बीच में एक चीज समझनी है, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। वो क्या क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई चाप है और ये मतलब किसी परिधि का हिस्सा है जिसका केंद्र ये है, तो ये त्रिज्या होगी और ये त्रिज्या होगी आर होगी। ये बीच में क्या बन रहा है? थीटा। ये त्रिज्याएं हैं। तो ये जो चाप है ये एल होता है, चाप की लंबाई क्या होती है? एल। और उसको हम क्या क्या कह सकते हैं? डीएल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एल कंप्लीट परिधि की बात करते हैं। तो डीएल का मान जो थीटा होता है, थीटा बराबर डीएल अपॉन आर होता है। क्या होता है इसके अंदर? जो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो इस जो कोण का मान आता है, यानी कि थीटा का जो मान आता है, ये थीटा रेडियन आता है। ये क्या आता है? रेडियन, जिसको हम समतल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समतल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल कोण, क्योंकि एक समतल में बनता है जिसके अंदर ऊंचाई नहीं होती, केवल एक प्लेनर एंगल है। ठीक है, प्लेन पे बनता है, जो कि द्विविमीय होता है। अब दूसरा इसके बाद है घन कोण। क्या है? घन कोण। वो होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। और वो होता है त्रिविमीय आकृतियों के लिए। किसके लिए होता है? त्रिविमीय, यानी 3D के लिए होता है। ये 2D के लिए होता है। रेडियन किसके लिए होता है? 2D के लिए होता है। जो कोण होगा चाप बटा त्रिज्या से, वो रेडियन में माप आएगा, समतल कोण कहते हैं इसको। ठीक है, रेडियन में आता है। और घन कोण क्या होता है? DA अपॉन आर स्क्वायर। पहले समझिए, जैसे मान लीजिए कोई 3D शेप है। ठीक है, 3D शेप की बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए ये कोई भी क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो इसका एक सेक्शन ले लीजिए, इसका एक सेक्शन। ये वाला पार्ट ले लिया मैंने, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ऊपर ऊपर का जो पार्ट है, क्योंकि फ्रंट पार्ट है केवल, जो इसका सरफेस है, यानी कि ऊपरी सतह का जो एरिया कंप्लीट, जो सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, तो ये DA है। ये है अल्पांश का क्षेत्रफल, अल्पांश का क्षेत्रफल। ठीक है, और अल्पांश के क्षेत्रफल में तो अब जो एंगल बनेगा, यानी कि एंगल कितना बन रहा है, जिस आगे तक कोई बीच में खंड ले लीजिए। ठीक है, बीच में जैसे एंगल बनेगा, तो ये जो एंगल है, इस तरह से ये एंगल है, ये एंगल मेजर करना है। बीच में कोई पार्ट बन जाए, जिस तरह दूसरी आकृति बना के देखें। मान लीजिए ये है 3D शेप, और ये इस टाइप आगे बढ़ रहा है जैसे, तो बीच का कोई सेक्शन ले लीजिए, बीच का सेक्शन,
बीच का सेक्शन ये है DA, क्या है ये DA, ठीक है, बीच वाला पार्ट एक तरह से, ठीक है। दूसरे में फिर अगर डायग्राम दूसरा बनाए तो जैसे मान लीजिए ये है, ये ऐसे कोई 3D शेप कोनिकल, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो ये है A, तो ये वाला होगा DA, ये क्या होगा DA, और ये होगी R, ये क्या होगी R। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे, उस समय तो क्या था, उस समय तो क्या था DL/R था, अब के बाद है DA, तो जो ओम से लिखते हैं इसको, किससे लिखते हैं, ओम से, ये होगा A/R², A/R²। अगर D ओम है तो DA/R²। ये जो D ओम है इसको कहते हैं स्टेरेडियन, क्या होता है ये स्टेरेडियन। घन कोण को किस में नापते हैं, स्टेरेडियन में। जो समतल कोण को किस में नापते हैं, रेडियन में। उसके बाद तो डिग्री बात है, लेकिन रेडियन और स्टेरेडियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो DA/R², यानी कि क्षेत्रफल का अल्पांश का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का वर्ग जो होता है वो क्या होता है, घन के कोण के बराबर होता है, घन को कोण बराबर होता है, सॉलिड एंगल कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है, ये साइड में आप नोट करना। तो अब हम इसमें क्या लिख रहे हैं, चूंकि समीकरण 2 तक तो वहां हो गया, DS/R², और साथ में बढ़ रहा है कोस थीटा, क्योंकि एंगल पे ये साइड मुड़ी हुई है। तो ये DS/R², ये जो होगा वो होगा घन कोण, क्या होगा, घन कोण, ठीक है। और किसी भी ठोस के लिए, किसी भी घन के लिए ये होता है होल सरफेस के, पूरे सतह के लिए, पूरी सतह के लिए, कंप्लीट सतह के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो डी ओम से होता है, इसका मतलब क्या होता है, डी ओम। और जो डी ओम होता है वो होता है 4 पाई। किसके बराबर होता है इसका मान, 4 पाई के बराबर होता है। डी ओम होता है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको घनकोण कहते हैं। तो ये जो मान है डी ओम का वो 4 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4 पाई की। अब मैंने लिखा है डी ओम बराबर 4 पाई। कईयों की क्वेश्चन उठ रहा होगा मन में कि भाई जो डी ओम है सॉलिड एंगल तो बता दिया कैसे भी करके, लेकिन जो 4 पाई है वो क्यों आया। अब 4 पाई ये देखिए, एक पूरे चक्कर में कितना डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री। रेडियन में होता है तो एक पूर्ण चक्कर में होता है 360। तो बेटे 360 तो क्या हो, 36 दिशा में, और 360 क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो 2 पाई तो 36 का हो गया, और 2 पाई किसका हो गया, ऊर्ध्वाधर का। तो पूरी दिशा के अंदर टोटल क्या होता है, 4 पाई होगा। कितना होगा, 4 पाई। इसी तरीके से तो वृत्त एक बंद सतह है 3D के अंदर, जब भी तो 4 पाई R² होता है उसका, ठीक है, उसका एरिया क्या होता है, 4 पाई R² होता है, ठीक है, उसका एरिया क्या होता है, 4 पाई R²। जैसे A है, इसके अंदर A जो होगा उसका 4 पाई R² होता है। किसका होता है एरिया, ये वृत्त का होता है, उसका गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R² है। जो वृत्त है वो एक बंद आकृति होती है 3D के अंदर, त्रिविमीय आकृति है, ठीक है। इसी तरीके से ये डी ओम का मान ये आ जाता है। तो अब ये आ गया समीकरण 2, ये हो गया 3, ये हो जाएगा अपना समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 के अंदर फाई ई का जो मान आया वो क्या आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो था इसका जो मान था टोटल, ये घन कोण के बराबर है। किसके बराबर है, घन कोण के लिए, घन कोण है डी ओम का ये, ठीक है। और ये डी ओम आ गया तो यहां पे लिख सकते हैं स्टेज में, तो डी ओम, क्या लिख सकते हैं, डी ओम। और डी ओम का मान कितना है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना है, 4 पाई। कितना है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हुआ, तो फाई ई का जो मान आया वो कितना आया, Q/एप्सिलॉन नॉट। कितना आया, ये मान किसके लिए आया है, देखो यही तो होता है। तो अभी जो व्युत्पत्ति हुई फाई ई का मान क्या निकल के आया है, Q/एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर मेन कारण है यही, यानी कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है। D/R² है तो कोस थीटा है, तो कोस थीटा के ऊपर तो कोई जो वक्र है जैसे कोण है, तो वो तो क्या है, उसका कोण था जिसको हम अर्धशीर्ष कोण कहते हैं, तो वो एंगल तो उसी में शामिल है। तो सब शामिल है, ये डी ओम है। ये क्या है, डी
ओम है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन यानी कि कुल एंगल की बात है, इंटीग्रेट हो रहा है तो ये क्या है, कुल एंगल की बात कर रहा है। डी ओम है तो डी ओम का जो मान है 4 पाई, कैंसिल होने के बाद यही आ गया। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण है, तो इसको समीकरण 4 लिख करके लिख सकते हैं। समीकरण 4 गाउस का नियम का कथन है। ठीक है, समीकरण 4 क्या था, क्यू, तो टोटल आवेश है, वहां पे सिग्मा क्यू था, तो यहाँ पे एक तरह से सिग्मा क्यू है ये भी। ठीक है, क्यू का मान है वो सिग्मा क्यू के बराबर है। आगे समझ में, तो हमें यही लेके आना था। तो इसके बाद देखिए समीकरण 4 से समीकरण 4 से क्या था, समीकरण 4 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें व्युत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त ये लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण गाउस के नियम को प्रकट करता है। गाउस के नियम को प्रकट करता है, गाउस के नियम को प्रकट करता है। ठीक है, ये विद्युतशीलता है, इसका मान फिक्स रहेगा। माध्यम दूसरा है तो दूसरी विद्युतशीलता है। सिग्मा क्यू तो ये है, सिग्मा क्यू है यानी कि एक तरह से प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2। ठीक है, प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस Q3 ये इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो बीजगणितीय योग होता है वो प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस, यानी कि चिन्ह सहित योग होता है। ये क्या है, इसका चिन्ह सहित योग होता है। अब इसके बाद है अजम्पशंस, कुछ मान्यताएं हैं, गाउस के नियम की मान्यताएं। यानी कि क्या क्या हमें मानना पड़ता है इसके अंदर, गाउस के नियम की मान्यताएं। ठीक है, assumptions of गाउस लॉ। फर्स्ट ये है गाउस का जो नियम है, assumption का मतलब है गाउस के नियम के अंदर कंडीशंस क्या क्या है कि जो हम उस पे अप्लाई कर सकें। तो गाउस का जो नियम की पहली कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण पूरी सतह पर, बंद सतह के लिए बात करते हैं तो बंद सतह पर सभी समान रूप से हो। ठीक है, तो पहली है यानी कि पहली assumption क्या है, बंद सतह पर, बंद सतह पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान हो, परिमाण समान हो अथवा विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर यानी कि विद्युत क्षेत्र समान रूप से प्रवाहित होना चाहिए उस पे सभी पे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को DE1 DE2 नहीं किया हमने, यानी कि E है वो सेम रहेगा, E1 E2 लिखा ही नहीं, E तो फिक्स रहेगा, एरिया अलग हो सकता है। ठीक है, अल्पांश का क्षेत्रफल है वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन विद्युत क्षेत्र E है वो अलग नहीं हो सकता। ठीक है, होना चाहिए, ये पहली मान्यता है। यानी कि जैसे हम करते हैं फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds करते हैं, E डॉट ds करते हैं, तो समझिए हमने ये नहीं लिखा। अब E है तो अब इसके आगे अलग अलग सेक्शन है तो ये होगा, टोटल के लिए बात करें तो E ds1 भी हो सकता है, ds1 प्लस E ds2 हो सकता है प्लस दो डॉट E और dsn वेक्टर हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो क्षेत्रफल है अल्पांश का तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो तो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग खंडों की, लेकिन उनके अंदर प्रवाहित जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान सबके लिए इक्वल आएगा, ई वेक्टर ई वेक्टर ई वेक्टर। ठीक है, तो ये इसकी गाउस नियम की मान्यता पहली है। दूसरी मान्यता ये है कि इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है
उसकी दिशा और जो क्षेत्रफल, जो सतह होती है उसकी दिशा क्षेत्रफल की, वो हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो दूसरा है, क्या तो समांतर रहेगी या परपेंडिकुलर रहेगी। दूसरा में यह है, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के समांतर होगी, क्या तो क्या होगी, समांतर या लंबवत होगी, या क्या होगी, लंबवत होती है। सतह के क्या तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसके समांतर बहेगा, ठीक है, या उसके लंबवत। ये इसकी सेकंड कंडीशन है। तो और कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं, इसके दो मान्यताएं जरूर है, ठीक है। ये दो मान्यताएं कि इसके हिसाब से गाउस का नियम हम अप्लाई करेंगे। आगे आएगा अनुप्रयोग फर्स्ट, यानी कि गाउस के नियम। चैप्टर का नाम क्या है, गाउस का नियम और अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम तो ये था, उसके महत्वपूर्ण बिंदु दिखाए, मान्यता यानी कि उनकी कंडीशंस दिखाए, अजम्पशंस को आप कंडीशंस भी लिखते हैं, यानी कि स्थिति, ठीक है। अब इसकी दो कंडीशन थी, ठीक है, क्या तो पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा आपस में, ठीक है। थीटा का मान क्या तो 0 होगा या 90 डिग्री होगा, यही तो हुआ, ठीक है। तो ये कंडीशन है। उसके बाद हम अनुप्रयोग करेंगे, यानी कि गाउस के नियम को कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ का मतलब क्या है, हम कहां कहां गाउस के नियम को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाउस के 6 अनुप्रयोग हैं। कितने अनुप्रयोग हैं, 6। तो हम डेली एक अनुप्रयोग आपको करवाएंगे, ठीक है। एक वीडियो में एक ही अनुप्रयोग हो पाएगा, तब तक आप इसकी स्टडी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।